हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरी मम्मा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पेरेंट्स को हमेशा ये टेंशन रहती है कि वो अपने बेबीज़ की केयर कैसे करें, क्योंकि बेबीज़ के स्किन हेयर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और कई बार एज ए न्यू पेरेंट्स हम छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन जब हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि बात इतनी बड़ी नहीं है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिन्हें लेकर हमें घबराना नहीं चाहिए और जिनको हम घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हम फेस कर सकते हैं एज न्यू पेरेंट्स, या हमारे बेबीज़ को ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो हो सकती हैं और हम उन दिक्कतों को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फेस के बारे में। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके फेस पर कई बार एक्ने हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं या रेडनेस सी दिखने लग जाती है। कई बार कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं जो बर्थ के टाइम से ही उनका फेस रेड रेड सा लगता है। तो इस प्रॉब्लम के लिए आप घबराइए मत। आप सिंपल सा है कि आप बेबी बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं या कोई बेबी का जो सोप है जो आपको पसंद आए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। लाइक आप सीबामेड का बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं और सीबामेड का ही सोप आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो टोटली सेफ़ होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं अपने बेबी के लिए फर्स्ट डे से ही सीबामेड के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेबीज़ की आइज़ के बारे में। आपने देखा होगा कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी आइज़ में से कुछ येलोइश डिस्चार्ज फ्लूइड टाइप निकल रहा होता है और जब बेबी सो के उठते हैं तो उनकी आइज़ चिपकी चिपकी सी लगती है उस फ्लूइड की वजह से। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अक्सर बेबीज़ में देखी जाती है। इस प्रॉब्लम के लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। आप इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, कॉटन बॉल लीजिए और उस कॉटन बॉल को पानी में डिप करिए और बेबीज़ की आइज़ को अंदर से बाहर की तरफ क्लीन कर दीजिए। जैसे ही आपको लग रहा है कि बेबीज़ की आइज़ बहुत ज़्यादा चिपकी हो रही है या सब्सटेंस बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो आप कॉटन बॉल की हेल्प से उसको साफ़ कर दीजिए। ध्यान रखिए सबसे नंबर 1 पॉइंट कि आप एक आँख के लिए एक कॉटन बॉल को ही यूज़ करें एंड सेकेंड पॉइंट इज़ कि अंदर से बाहर की तरफ ही क्लीन करिए। और अगर आप एक ही कॉटन बॉल से दोनों आइज़ को क्लीन करेंगे तो क्या होता है, कई बार बच्चों की एक आई में इन्फेक्शन होता है, एक में नहीं होता, तो कई बार क्या होता है वो दोनों में होने लग जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि आप अलग अलग कॉटन बॉल यूज़ कीजिए। नेक्स्ट जो थिंग है आप कर सकते हैं कि बेबी की जो यहाँ पर जो नोज़ के पास इस एरिया पर हल्का हल्का मसाज दे सकते हैं बेबी को। इससे क्या होगा, जो बेबी की डक्ट्स होती हैं उनको खुलने में हेल्प मिलेगी और जो फ्लूइड है वो भी कम निकलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेबी के स्कैल्प के बारे में कि हम उसकी केयर कैसे कर सकते हैं। आपने यूजुअली नोटिस किया होगा कि बेबी के जो स्कैल्प होती है वो बहुत ज़्यादा स्केली होती है या फिर उस पर पपड़ी टाइप कुछ आ जाती है। तो ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है और ये बेबीज़ में कुछ फर्स्ट वीक्स ही रहती है और ये अपने आप ठीक हो जाती है। आप इसकी केयर करने के लिए क्या कर सकते हैं, बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। आप फिर से यहाँ पर सीबामेड का, कीको का कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको ईजीली मार्केट में अवेलेबल हो। और आप शैम्पू पर ध्यान रखें कि वीक में 3 टाइम्स यूज़ करें, डेली शैम्पू ना करें। उसके बाद जो बेबी के हेयर हैं उसको कॉम करने के लिए आप सॉफ्ट ब्रिसल्स का एक कॉम यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आप कोई भी नॉर्मल कॉम या किसी ने यूज्ड कॉम है वो ना यूज़ करें। आप बेबी के लिए एक सेपरेट आप कॉम परचेज़ कर सकते हैं। बेबीज़ के लिए बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले कॉम आते हैं जो बेबीज़ को हार्श भी नहीं लगते उनके स्कैल्प पर, और अगर हम ब्रश करेंगे उसको तो जो हेयर्स में अगर वो स्केल्स फंस जाते हैं या वो पपड़ी फंस जाती है वो भी आराम से निकल जाती है। नेक्स्ट है नोज़। कई बार क्या होता है बेबीज़ की नोज़ है वो ब्लॉक हो जाती है। वैसे तो बेबीज़ अपनी नोज़ को खुद ही क्लीन कर लेते हैं छींक मार के, स्नीज करके, बट क्या होता है कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है बेबीज़ के अंदर, क्योंकि कई बार क्या होता है टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, उस वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। बच्चे एसी में सोते हैं उस वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, आप सलाइन ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। आप बेबीज़ की नोज़ में सलाइन ड्रॉप्स डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो म्यूकस है वो थिन हो जाएगा और वो अपने आप क्लीन हो जाएगा या पास आउट हो जाएगा थ्रू द स्टूल, और बेबी का नोज़ जो ब्लॉक हो गया है वो खुल जाएगा। नेक्स्ट है नेल्स। बेबीज़ के नेल्स वैसे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है बेबीज़ को अगर हल्का फुल्का इचिंग होती है तो बच्चे अपने आप को स्क्रैच कर लेते हैं और बच्चों के फेस पर या उनके हाथों पर निशान पड़ जाते हैं।
कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बेबीज़ को हमेशा मिटन्स बना के रखते हैं, क्लोथ मिटन्स, ताकि वो अपनी आइज़ में फिंगर्स ना मार लें या अपने नेल्स ना लगा लें। बट पूरा टाइम बच्चों को मिटन्स में रखना भी ठीक नहीं है, तो इसलिए बेटर है कि हम अपने बेबीज़ के नेल्स को ट्रिम करके रखें। आप अपने बेबीज़ के नेल्स को ट्रिम करने के लिए नेल ट्रिमर्स यूज़ कर सकते हैं, या आप ब्लंट सीजर्स यूज़ कर सकते हैं। मेरे को यूजुअली, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, मुझे सीज़र्स यूज़ करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है अपने बेबी के लिए। तो जैसा आपको ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए कि जब आप अपने बेबी को नहला के ला रहे हैं, आप उसी वक्त अपने बेबीज़ के नेल्स को ट्रिम कर दीजिए, क्योंकि उस टाइम बेबीज़ के जो नेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और वो आसानी से कट जाते हैं। या जब आपका बेबी सो रहा है, आप उस टाइम अपने बेबी के नेल्स को ट्रिम कर सकते हैं, क्योंकि जो बेबी के फिंगर्स या हैंड्स आपके हैं वो बहुत रिलैक्स्ड मोड में होते हैं और बच्चे पैनिक नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम बेबीज़ की स्किन की कैसे केयर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बेबीज़ को हम कुछ ऐसे कपड़े पहना देते हैं कि जिसकी वजह से बेबीज़ की स्किन पर रैशेज़ हो जाते हैं या हीट रैशेज़ हो जाते हैं बेबी को ज़्यादा धूप में लेके जाने से। तो उस वजह से क्या होता है, बच्चों की स्किन पर रेड रैशेज़ हो जाते हैं और बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बेबी को प्रॉपर्ली हम बेबी का जो बॉडी वॉश आता है उससे वॉश करें, एंड देन सेपरेट टॉवल यूज़ करें बेबी के लिए। बेबी का ही जो कॉटन का हो या मसलिन कोई क्लोथ हो, आप उससे बेबी को पैड ड्राई करें। उसके बाद प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज करके बेबी को तब हम कॉटन क्लोथ्स ही पहनाएं, तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि जो बेबीज़ होते हैं वो यूजुअली कॉटन क्लोथ में ही कंफर्टेबल फील करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम अपने बेबी के बॉटम पार्ट यानी कि डायपर एरिया को कैसे क्लीन रख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और बच्चों को डायपर पहनाने की वजह से वहाँ पर रैशेज़ हो जाते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने बेबी के डायपर चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करने से पहले हमेशा बेबी को, जो बेबी का डायपर पार्ट है, उसको प्रॉपर्ली क्लीन करें पानी से। उसके बाद कॉटन के कपड़े से पैड ड्राई करें और उसके बाद वहाँ पर कोकोनट ऑयल या पेट्रोलियम जेली हल्का सा लगा दें, ताकि बेबी को रैशेज़ होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। और आप अगर अपने बेबी के लिए डायपर्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि बेबी को दिन में मैक्सिमम 4 से 5 घंटा आप उसको डायपर फ्री टाइम दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे को वहाँ पर थोड़ा हवा लगे, क्योंकि पूरा दिन बच्चा अगर डायपर में रहेगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा एरिया होता है वो बहुत गर्म रहता है और बहुत ज़्यादा वेट रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जब भी डायपर चेंज करें, फर्स्टली आप उसको क्लीन करें प्रॉपर्ली, ऐसे ही डायपर ना पहनाएं, एंड सेकेंडली बेबी के जो डायपर्स हैं उनको थोड़े टाइम रिमूव करके रखें। और बेबी को आप क्लोथ का नैपी कुछ भी पहना सकते हैं, जिससे कि बेबी फ्रेश फील करता है और बेबी को वहाँ पे रैशेज होने के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। आप ध्यान रखिए कि जो बेबी का डायपर एरिया है उसके लिए आप हमेशा वेट वाइप्स यूज़ करें। ऐसे वाइप्स ना यूज़ करें जिसमें केमिकल्स होता हो, क्योंकि उनसे जो फंगल इन्फेक्शन है वो होने की चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपको होम रेमेडीज़ देखनी है कि आप अपने बेबीज़ के डायपर रैशेज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो अपलोड करी है, आप जाइए और मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अम्बिकल कोड। जैसे कि आपको पता है कि एक मदर और एक जो बेबी होता है वो दोनों एक दूसरे से अम्बिकल कोड के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं या अटैच होते हैं कहें तो जैसे ही बेबी बाहर आता है तो डॉक्टर्स उस अम्बिकल कोड को कट कर और उसके ऊपर एक क्लिप या स्टंप लगा देते हैं, जो वैसे तो यूजुअली कुछ ही वीक्स में गिर जाती है, लेकिन हमें उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अपने बेबी को पैंट्स पहना रहे हैं या हम बेबी गर्ल है तो हम कोई उसको स्कर्ट वगैरह पहना रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि उस स्टंप के ऊपर हम कोई भी कपड़ा ना टाई करें, हम उसके नीचे उसको टाई करें। इवन कि जो डायपर्स हम यूज़ करते हैं वो भी उसके ऊपर हमें टाई नहीं करना चाहिए, नीचे ही रखना चाहिए उसके, जब तक वो स्टंप नहीं गिर जाती। हमें ध्यान रखना है कि हम उसके ऊपर कुछ भी ऐसा चीज़ ना यूज़ करें जो हमें डॉक्टर ने एडवाइस नहीं की। कुछ लोग अपने आप ही उस पर कुछ लगाने लग जाते हैं, बट ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप गिर जाती है। और अगर हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते तो कई बार क्या हो जाता है, उसमें से ब्लड आने लग जाता है या उसमें से पस आने लग जाती है, और जो कि बहुत डेंजरस कंडीशन है और हमें अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें अपने बेबी के अंदर दिखती है। नेक्स्ट है सर्कमसीशन। सर्कमसीशन क्या होता है कि जो बेबी बॉय होता है ये प्रॉब्लम उनमें होती है। क्या होता है कि बेबी बॉय की जो पेनिस होती है उस पर स्वेलिंग आ जाती है और कई बार उनके जो टिप होती है उसके आगे
स्किन आ जाती है, खाल आ जाती है, तो क्या होता है बेबी प्रॉपरली यूरिनेट नहीं कर पाता, वो अपना यूरिन पास नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बेबी इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को हम ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, जब भी हम अपने बेबी को नहला रहे हैं मॉर्निंग में, तो हम उसको ल्यूक वार्म वाटर से प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं। और क्लीन करने के बाद हम उस पर हल्का सा पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं, ताकि जो अगर हम अपने बेबी को डायपर पहना रहे हैं तो उसके साथ वो चिपके ना, क्योंकि कई बार क्या होता है उस पर स्किन होती है और वो चिपक जाता है और बेबी प्रॉपरली यूरिन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बेबी को इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप उसको प्रॉपरली क्लीन करके उस पर पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है और बेबी को इन्फेक्शन होने का आपको दिक्कत लग रही है, तो आप प्लीज़ इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। नेक्स्ट है लेग्स के बारे में। कई बार क्या होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होती हैं उनकी लेग्स तो बाहर की तरफ हो जाती हैं और जो फीट हैं वो अंदर की तरफ बेंड हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और ये प्रॉब्लम इसलिए आती है बेबीज़ के अंदर क्योंकि जब वो बेबीज़ मदर के अंदर होते हैं वूम में, तो उनको ज़्यादा जगह नहीं मिलती, तो वो एक जगह जब सेटल हो जाते हैं तो उनकी लेग्स को जब जगह नहीं मिलती तो वो इस तरह से उसको बेंड कर लेते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है और इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप बेबी की जो मसाज है वो इस तरह से करिए कि बेबीज़ की जो लेग्स हैं वो स्ट्रेट होए। बट ध्यान रखिए आप बेबीज़ की लेग्स पे मसाज करते हुए आप बहुत जेंटली मसाज करें, आप बहुत ज़्यादा फोर्स ना डालें। ये जो कंडीशन होती है बेबीज़ में आफ्टर 7-8 मंथ्स के बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है। जब बच्चे थोड़ा क्रॉल करने लगते हैं, चलना खड़े होने लगते हैं, तो ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, किसी बेबी में किसी बेबीज़ की लेग्स बहुत ज़्यादा बाहर हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फीट। कई बार क्या होता है जो बेबी की फिंगर्स होती हैं वो एक के ऊपर एक ओवरलैप होती हैं और ये प्रॉब्लम भी इसलिए होती है क्योंकि बेबी को अंदर जगह नहीं मिलती, जिस वजह से कई बार वो अपनी पोजीशन इस तरह से रख लेता है कि फिंगर्स उसकी ओवरलैप हो जाती हैं और जब बच्चा बाहर आता है तो उसकी फिंगर्स एक के ऊपर एक चढ़ी होती है। तो ये बहुत कॉमन कंडीशन है और ये प्रॉब्लम भी आप आसानी से मसाज के थ्रू ठीक कर सकते हैं। और जैसे ही बच्चा क्रॉल करना सीखता है या खड़ा होना सीखता है या चलना सीखता है तो ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है। जो अभी हमने कंडीशंस या प्रॉब्लम्स कह लीजिए जो हमने डिस्कस की हैं रिलेटेड टू आइज़, नोज़, हेयर एंड द स्कैल्प, फीट, लेग्स, ये बहुत ही कॉमन है और ये बच्चों में अक्सर हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें कंसर्न होना बहुत ज़रूरी होता है और हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फर्स्ट इसमें पॉइंट है, अगर आपके बच्चे को 100 से ज़्यादा बुखार है और आपका बच्चा छोटा है तो आप प्लीज़ इमीडिएटली रश टू द डॉक्टर और डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि उसको फ़ीवर क्यों हुआ। सेकंड पॉइंट है, अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा वाटरी स्टूल कर रहा है, बहुत ज़्यादा पानी मतलब लूज मोशन टाइप हो गया है, तब भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपका बच्चा फीड नहीं ले रहा बिल्कुल भी, मतलब वो मदर फीड ले ही ना रहा हो, बहुत ज़्यादा थका थका लग रहा है, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा सो रहा है, तब भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको अम्बिकल कोड के बारे में बताया था कि आप उसको ज़्यादा छेड़खानी ना कीजिए उसके साथ। लेकिन कई बार क्या होता है हम छेड़खानी नहीं भी करते, उसके बावजूद भी अम्बिकल कोड के नीचे स्वेलिंग आ जाती है, तब भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपको लगता है आपके बेबी के किसी भी पार्ट पर रेडनेस आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, कई बार क्या होता है बच्चों के कान के पीछे रैशेज़ हो जाते हैं, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, तब भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि ये नॉर्मल है या फिर बेबी को कोई प्रॉब्लम है। कई बार क्या होते हैं जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं जब वो स्टूल पास करते हैं या पूप करते हैं तो वो बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, तो अब भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका बच्चा स्टूल या फिर पूप करते हुए बहुत ज़्यादा रो रहा है। नेक्स्ट एक बात है कि आप अपने बेबी को प्रॉपरली ड्रेस कीजिए। आई नो कि बच्चे जो हैं थोड़ा फंकी ड्रेसेस में बहुत स्मार्ट लगते हैं, क्यूट लगते हैं, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि अपने बेबी को कॉटन क्लोथ्स पहनाएं और अपने बेबी को उतने ही क्लोथ्स पहनाएं जितने आपने पहने हैं। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, आप उसको अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ही कपड़े पहनाएं, ना तो बहुत ज़्यादा कि अगर आपको गर्मी में भी कई लोग बहुत ज़्यादा बच्चे को कवर कर देते हैं, बच्चे उससे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए जितने कपड़े आपने पहने, जितने आपको अपने लिए रिक्वायर्ड लग रहे हैं, उतना ही आप बेबी को कवर करके रखें। तो आप अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए पेरेंटिंग शायद थोड़ी आसान हो जाए। और आप प्लीज़ कोशिश करिए कि छोटी छोटी बात पर पैनिक ना कीजिए, और बट ध्यान रखिए कि अगर कोई भी बेबी की कोई प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा दिन तक अगर कॉन्टिन्यूड है तो तब अपने डॉक्टर को दिखाइए। या आपको लगता है कि नहीं ये बात तो पक्का
थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है तो आप तब भी अपने डॉक्टर से उस बात के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।